आइए दोस्तों देखते हैं, ये हमारा जीके जीएस का 21वां पार्ट है। इससे पहले हम 20 पार्ट बना चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये हमारे टॉप 10 क्वेश्चन, ये टॉप 50 क्वेश्चन के बराबर होते हैं, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन के बारे में कुछ ज़्यादा ही बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको और अच्छी तैयारी हो जाए। तो देखते हैं, वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित और कथक दिग्गज पंडित बिरजू महाराज कथक की लखनऊ शैली के किस घराने से संबंधित हैं? तो हम जानते हैं पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो उनका संबंध किससे? कथक से है, क्योंकि वे भारतीय नृत्य की कथक शैली के आचार्य और लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के एक मुख्य प्रतिनिधि थे। और इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका पहले वास्तविक नाम था पंडित बृजमोहन मिश्र, लेकिन बाद में इनका नाम क्या हो गया? पंडित बिरजू महाराज। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे ये क्वेश्चन कैसे आएगा कि पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वहाँ ऑप्शन मिलेगा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो क्या 1986 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1986 में इनको मिला था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पंडित बिरजू महाराज को 2016 में जो बाजीराव मस्तानी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। और इनका निधन आप देख सकते हैं 2022 में हुआ था। इनका जन्म 1938 में हुआ था और मृत्यु इनकी 2022 में हुई थी। ये पंडित बिरजू महाराज की इमेज है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? ये क्वेश्चन एसएससी में अनेक बार पूछा गया। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि भूटान हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है तो वो कौन सा है? गंगा पुनसुम। इसका भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पूछने का कारण इसीलिए है क्योंकि ये भूटान हमारा पड़ोसी देश है। और गंगा पुनसुम भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये हिमालय में है और तिब्बत की सीमा के पास स्थित है। अब भूटान की बात है तो आपको भूटान की राजधानी भी पता होनी चाहिए। थिम्पू भूटान की राजधानी है और निगुल्ट्रम भूटान की क्या है? मुद्रा है। और ये भी क्वेश्चन अनेक बार पूछा जाता है, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। ये अनेक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? भूटान होगा। ये याद रखना, भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गंगा पुनसुम भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अहोम राजा का महल कहाँ स्थित है? ये आपको पता होगा। अब ये अहोम राजा का महल की बात है तो आपको एक अहोम विद्रोह भी हुआ था, वो भी पता होना चाहिए, उसे भी मैं बताऊंगा। अब देखिए, अहोम राजा का महल कहाँ स्थित है? ये अहोम राजा का महल असम में स्थित है। अहोम राजा का महल भारत के असम राज्य के गढ़वाल में एक ऐतिहासिक इमारत है। आप इसकी इमेज देख सकते हैं और ये 4 मंजिला है। आपको बस ये याद रखना है ये कहाँ स्थित है, असम में। और इसके बारे में आप बेशक पढ़ लेना पर इसे याद मत करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने अहोम राजा का महल की बात बताया था, अब आपको अहोम विद्रोह तो पता होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में अनेक बार पूछा गया है कि अहोम विद्रोह कब हुआ था। पहले तो यही पता होना चाहिए अहोम विद्रोह कब हुआ था। हम जानते हैं अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। अब लेकिन इसमें पूछा किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अहोम विद्रोह गोमधर कोम्बर के नेतृत्व में हुआ था। अब देखिए, ये 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह। ये 1828 का अहोम का विद्रोह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 तक चला था, का परिणाम था। और ये कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। और इसका जो अहोम विद्रोह था जो 1828 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व क्या था? गोमधर कोंवर ने इसका नेतृत्व किया था। और ये अहोम राजशाही की स्थापना एवं अंग्रेजों को निष्कासित करने का प्रयत्न किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा
अहोम राजा का महल भी असम में है। और अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? ये मट्टनचेरी महल कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। इसकी आप इमेज देख सकती हैं। अब देखिए, जो मट्टनचेरी महल है इसे डच पैलेस भी कहा जाता है। अब इसे डच पैलेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि केरल शैली के वास्तु का एक ये बेहतरीन उदाहरण है। और ये कहाँ स्थित है? केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। और ये पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण किसने किया था? पुर्तगालियों द्वारा। कहीं डेट इसकी अलग भी है, लेकिन आपको डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस मरम्मत को डच पैलेस कहा जाता है क्योंकि इसकी जो बीच बीच में वो निर्माण वो जैसे टूट फूट होती है तो वो डच लोगों ने करवाई थी, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डच पैलेस भी कहा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। पाथरू घाट विद्रोह कब हुआ था? पाथरू घाट विद्रोह कब हुआ था? ये पहले तो आपको यही पता होना चाहिए पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है। तो ये किसानों से संबंधित है। अब देखिए, आप ऑप्शन भी देख लीजिए। शिक्षक के विद्रोह से, सैनिकों के विद्रोह से, किसानों के विद्रोह से, वकीलों के विद्रोह से। ऑप्शन भी एग्जामिनर ने कितने बढ़िया दिए हैं। तो इसका क्या होगा? किसानों के विद्रोह से। हम इस विद्रोह को क्यों भूल चुके हैं? क्योंकि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से 25 साल पहले, लगभग 25 वर्ष पहले हुआ था, इसलिए लोग बाग इसे भूल चुके हैं। लेकिन आप देखोगे तो इसमें 140 किसान लोग मारे गए थे। अब देखिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से लगभग 25 साल पहले कब हुआ था? ये 28 जनवरी 1894 को असम के दारंग जिले के एक छोटे से गांव पथरू घाट में इस दिन मतलब 28 जनवरी को किसानों, हिंदू और मुस्लिम औपनिवेशिक अंग्रेजों द्वारा लगाए गए बढ़े हुए भूराजस्व के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन किया था। जो किसान, हिंदू, मुस्लिम जो अंग्रेजों द्वारा भूराजस्व लगाया गया था उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन विरोध कर रहे लोगों को तितर बितर मतलब भगाने के लिए ब्रिटिश सैन्य पुलिस ने उन पर गोलियां चलाईं, जिसमें 140 किसान मौके पर ही मारे गए और कई घायल हो गए। उन किसानों की वीरता और बलिदान को याद करने के लिए हम 28 जनवरी को असम के पथरू घाट, कहीं पाथरू घाट है कहीं पथरू घाट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसलिए असम के पथरू घाट में 28 जनवरी को कृषक शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इसे याद रखना, ये एसएससी में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से लगभग 25 साल पहले हुआ था। अब देखिए, आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात है तो आपको ये भी पता होना चाहिए। मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। ये कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसकी जांच के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो हंटर कमीशन बनाया गया था। तो इसे भी याद रखना है। ये 2-3 फैक्ट आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित याद रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि कीर्ति ने किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अनेक बार आ चुका है कि रवि कीर्ति ने किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी। तो ये जो पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति की रचना की थी। जो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। वह कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र था। अब पुलकेशिन द्वितीय का कार्यकाल 609 से 642 तक। जो पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों की जानकारी हमें किससे मिलती है? हमें ऐहोल शिलालेख से मिलती है, जिसकी रचना किसने की थी? रवि कीर्ति ने की थी। क्योंकि रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के क्या थे? दरबारी कवि थे। ये भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रवि कीर्ति चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। और रवि कीर्ति ने ऐहोल शिलालेख की रचना की, जिसे ऐहोल प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित कर
पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा गांधी या कहीं कहीं निशा गांधी भी है। तो निशा गांधी नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। जो निशा गांधी नृत्य महोत्सव है, जिसे निशा गांधी नृत्य उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ये साल में 2 बार मनाया जाता है। कहीं कहीं तो ये साल में 1 बार ही बनाया जाता है, ऐसा भी लिखा हुआ है, लेकिन वैसे ये साल में 2 बार बनाया जाता है। लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है अक्टूबर, लेकिन इसके बारे में इतना याद नहीं रखना है, लेकिन जो केरल का ओणम उत्सव है उसके बारे में याद रखना, उसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि केरल का वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ बनाया जाता है आपको, और ये लगभग 1 सप्ताह तक चलता है, और इसमें देश भर के कलाकार भाग लेते हैं। जैसे जो भरतनाट्यम के कलाकार हैं, कथक के कलाकार हैं, तो वो सब भाग लेती हैं इसमें, निशा गांधी नृत्य उत्सव में। और ये कहाँ बनाया जाता है? केरल में। अभी मैंने बताया था केरल का सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा उत्सव है? केरल का सबसे इम्पोर्टेंट उत्सव है ओणम। तो आप उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए, जो केरल का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला फेस्टिवल कौन सा है? ओणम फेस्टिवल है। अब ये क्यों बनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि केरल में ओणम फेस्टिवल किसकी स्मृति में या किसके सम्मान में बनाया जाता है? तो वे केरल के महान शासक राजा महाबली की सम्मान में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। अब आपको ये भी याद रखना है ये किस महीने में बनाया जाता है। ये केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में पड़ने वाला यह त्यौहार, अगर हम अपने कैलेंडर के अनुसार देखें तो ये किस महीने में आएगा? ये अगस्त सितंबर महीने में, या कहीं कहीं क्या है, सितंबर माह के पहले पखवाड़े मतलब 15 दिन। तो ये वैसे जो इसकी अगर एग्जाम में आए कभी भी कि कब मनाया जाता है, तो ये अगस्त सितंबर लगाना आंसर। अगर अगस्त सितंबर ना हो तो आपको ऐसे मिलेगा सितंबर माह के पहले पखवाड़े में, आपको ऐसे लगाना है फिर। लेकिन वैसे जो क्लियर है वो अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैं उस क्वेश्चन को भी बताऊंगा। ये ओणम फेस्टिवल पूछा भी गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा जाता है केरल उत्सव कितने दिन तक मनाया जाता है? केरल उत्सव 10 दिन तक मनाया जाता है। तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में और जानते हैं, इस ओणम फेस्टिवल के बारे में। अब देखिए, अब जैसे मैंने अभी बताया था ये अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, तो आपको 2024 में पता तो होना चाहिए कब मनाया गया है। 2024 में जो ओणम का पर्व है ये दक्षिण भारत के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास महत्व है, और ये 1-2 दिन नहीं 10 दिन मनाया जाता है, मैंने अभी बता चुका हूँ। और ये राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है, और इस दिन भगवान विष्णु जी और महाबली की पूजा करना शुभ माना जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, करंट के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है, और मलयालम भाषा में जो ओणम है इसको थ्रुवोणम के नाम से भी जाना जाता है। और ये मैं बात करता हूँ ये ओणम फेस्टिवल 2024 में कब मनाया गया है, तो ये 6 सितंबर से 15 सितंबर मतलब लगभग 10 दिन मनाया गया, क्योंकि ये 10 दिन तक मनाया जाता है। अब जैसे ओणम फेस्टिवल है, तो इसका उत्सव 10 दिन तक आयोजन होता है, तो कुछ उत्सव आयोजन किए जाते हैं, तो उन्हें भी देखते हैं। अब जैसे जब ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, तो एक वहाँ का केरल का पुलिकली या टाइगर डांस, और ये केरल के त्रिशूर में मनाए जाने वाले जो ओणम उत्सव है उसका एक हिस्सा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पुलिकली या टाइगर डांस, सॉरी ये पुलिकली है, पुलिकली या टाइगर डांस ये किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है? आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुलिकली या टाइगर डांस केरल में किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है? तो आप लगाओगे ओणम फेस्टिवल के दौरान ये मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरनमुला नौका दौड़। क्या है? अरनमुला नौका दौड़। ये भी अरनमुला नौका दौड़ केरल की सबसे प्राचीन नौका दौड़ प्रतियोगिता है। जो ओणम कब मनाया जाता है? हम जानते हैं अगस्त सितंबर में मनाया जाता है।
उसके दौरान ये अरणमुला नौका दौड़ आयोजित की जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा, ये अनेक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अरणमुला नौका दौड़ किस प्रतियोगिता मतलब किस उत्सव के दौरान मनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये ओणम फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इस त्यौहार में गायन करते हुए दर्शकों के शोर शराबे के बीच सांप की आकृति वाली नौकाओं को जोड़े में दौड़ाया जाता है। जो इनकी नाव होती हैं वो सांप की आकृति वाली नाव होती हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट था। तो आपको इस ओणम फेस्टिवल के बारे में इतना याद रखना है। अब जो ओणम फेस्टिवल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे देखते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम को मनाता है। तो अभी बताया था ओणम फेस्टिवल। और अगर अगस्त सितंबर ना आए तो क्या आएगा, सितंबर माह के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है। वैसे दोनों ही ये डेट सही हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में एक मिलेगी। और ये कितने दिन तक मनाया जाता है, ये ओणम फेस्टिवल 10 दिन तक मनाया जाता है। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपको 10 देशों के उपनाम बताऊंगा जो अनेक बार एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, पवनों का देश किसे कहते हैं। तो पवनों का देश किसे कहते हैं, डेनमार्क को कहते हैं। क्या पवनों का देश किसे कहते हैं, पवनों का देश डेनमार्क को कहते हैं। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ दुनिया में पवन ऊर्जा का अनुपात सबसे ज़्यादा है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन लैंड के नाम से किसे जाना जाता है। तो म्यांमार को गोल्डन लैंड के नाम से जाना जाता है। और पवन चक्कियों की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो पवन चक्कियों की भूमि के नाम से नीदरलैंड को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन अनेक बार पूछा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं हजारों हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश तो थाईलैंड हो गया। अगर हजारों हाथियों की भूमि की बात करूं तो मैं क्या हो गया, लाओस हो गया। अब ये अभी और देखते हैं 2-4 उपनाम जो अनेक बार पूछे जाते हैं। जापान को उगते सूरज की भूमि। अगर देखो कभी कभी तो एग्जामिनर हिंदी में नाम दे देता है कि उगते सूरज की भूमि किसे कहते हैं, जापान को। लेकिन कभी कभार क्या देता है एग्जामिनर, अंग्रेजी में नाम दे देता है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से किसे जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा, जापान। तो आपको हिंदी नाम भी याद रखना है, अंग्रेजी नाम भी लैंड ऑफ राइजिंग सन भी याद रखना है। और मैंने ये तो बता दिया था कि भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है, हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है। जो राजस्थान का उदयपुर शहर है इसे झीलों का शहर कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं झीलों का देश पूछूं तो आंसर क्या होगा, फिनलैंड होगा। अगर मैं झीलों का शहर पूछूं तो क्या होगा, उदयपुर होगा। और इस उदयपुर को पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है और राजस्थान का कश्मीर भी किसे कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोतियों के द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, मोतियों का द्वीप कहते हैं हम बहरीन को। तो बहरीन द्वीप है उसको मोतियों के द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये अनेक बार पूछा जाता है कि मोतियों के द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा, बहरीन। अब मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं, नॉर्वे को। लेकिन आपको अंग्रेजी में भी याद रखना, मैंने अभी बताया था जैसे जापान को हम उगते सूरज की भूमि हिंदी में कहते हैं, अगर इस हिंदी का अंग्रेजी वर्जन क्या होगा, लैंड ऑफ राइजिंग सन होगा। तो और आपको ऐसे लिख के देगा हिंदी में कि लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से किसे जाना था, जापान है। तो ऐसे ही मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। लेकिन मैं अंग्रेजी में बात करूं तो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन किसे कहते हैं, नॉर्वे को कहते हैं। तो आपको ये थे वीडियो के टॉप 10 क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।